अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड एंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। दिस इज द टॉपिक ऑफ हेमाटोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक में हम बात करेंगे ब्लड्स के कंपोनेंट के, ब्लड्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और ब्लड्स की परसेंटेज क्या है। ठीक है, सो ये टॉपिक जो ये हेमाटोलॉजी से रिगार्डिंग यानी कि इसके रेफरेंस जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। ठीक है, सो पहली बात यह है कि ब्लड जो है ये डिवाइड होते हैं दो हिस्सों में। ठीक है, अबाउट 55% ऑफ ब्लड इट कंटेन प्लाज्मा, 55% प्लाज्मा मौजूद होते हैं। इसके अलावा ब्लड सेल्स जो है 45%। अभी हम अगर कंपोजिशन की बात करें, प्लाज्मा के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो अबाउट 95% H2O, गैसेस, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। तो ये कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा कंपोनेंट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज 95% ऑफ H2O। ठीक है, अगर हम सेल को क्या करें, सपोज कर रहे दिस इज अ ट्यूब ऑफ सेल, इस ट्यूब के अंदर अगर हम ब्लड सेल्स डालेंगे, ठीक है, तो ब्लड सेल्स जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा। ठीक है, द रेड वन, जो रेड होंगे सबसे पहले इसको हम सेटल्ड करेंगे। सेटल्ड का मुराद क्या है कि इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सेल्स के जो RBCs और WBCs वगैरह होते हैं, ठीक है, जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल जो होते हैं ये टेस्ट ट्यूब के एंड में यानी कि बिल्कुल नीचे जो है ये सेटल्ड हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। जबकि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा ये ऊपर फ्लोएड करेगा। ठीक है, सो दिस इज द प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होते हैं, प्लाज्मा को अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल हम स्टडी कर रहे हैं प्लाज्मा की। ठीक है, तो प्लाज्मा के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है अबाउट 95% वाटर मौजूद होते हैं। इसके अलावा गैसेस मौजूद होती है। गैसेस से मुराद कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सारी गैसेस मौजूद होती है। इसके अलावा हार्मोन्स, मुख्तलिफ किस्म के जो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स सीक्रेट होती हैं, वो हार्मोन्स भी जो हैं प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स से मुराद जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो फूड्स के ज़रिए जो एब्जॉर्प्शन होती है, फॉर एग्जांपल विटामिन B12, विटामिन B6, ये सारी चीज़ें प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद सोडियम क्लोराइड्स, ये सारे आयंस वगैरह, ये सारे आयंस जो है ये प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा इसमें मौजूद होते हैं वेस्ट। ठीक है, जो वेस्ट चीज़ें होती है जो कि हमारी यूज़ में नहीं होती, वो चीज़ें भी प्लाज्मा का हिस्सा बन जाती हैं। तो अभी हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन की। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन: ग्लोबुलिन, एल्बुमिन एंड फिब्रिनोजिन। सो ये 3 किस्म के जो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद होते हैं, ठीक है, ये 3 किस्म के प्रोटीन्स होते हैं और इन प्रोटीन्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हमारी बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जांपल IgA, दिस इज एंटीबॉडी, IgE, IgM, IgG। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एंटीबॉडीज़ हैं और ये एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन इसे हम कहते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यून का मतलब क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी की जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है। और ग्लोबुलिन क्या है, ग्लोबुलिन वो प्लाज्मा प्रोटीन है जिससे हमारी बॉडी के ये सेल्स, हमारे बॉडी के ये सेल्स बने होते हैं। ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये बने होते हैं। ठीक है, एल्बुमिन्स क्या है, एल्बुमिन्स भी जो है ये हमारी प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इसके भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन है हमारी बॉडी के लिए। इसके अलावा फिब्रिनोजिन, फिब्रिनोजिन को हम क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। फिब्रिनोजिन
फिब्रिनोजेंस का काम क्या होता है? फिब्रिनोजेंस जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जब हीमोस्टेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि हमारी बॉडी से जब ब्लड हैमरेज वगैरह हो जाती है और ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड के आसपास जो डैमेज वेसल्स होते हैं उस वेसल्स के पास फिब्रिनोजेन, ठीक है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ये फैक्टर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक्यूमुलेशन के बाद हमारी बॉडी के जो डैमेज हिस्सा होते हैं, ठीक है, वो दोबारा रिपेयर हो जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये कंपोनेंट थे, ये प्लाज्मा के कंपोनेंट हैं। अभी हम बात करेंगे इसके सीरम। अच्छा, सीरम क्या है? सीरम की अगर हम बात करें, वो डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा। सीरम के अंदर जो एंटी कोगुलेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी को हमारे ब्लड को क्लॉट करने से बचाते हैं, वो मौजूद नहीं होता, दिस इज कॉल्ड सीरम। जबकि प्लाज्मा के अंदर एंटी कोगुलेंट मौजूद होते हैं। अगर हम इस टेस्ट ट्यूब को चेक करेंगे तो ब्लड सेल और प्लाज्मा दोबारा अपने मेन पोजीशन, मेन हालत पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल कंपोजिशन थे ब्लड के, प्लाज्मा के कंपोनेंट, जो ब्लड का कंपोनेंट है, ये सिंपल कंपोनेंट थे। अभी हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स के अलावा अगर इसके हम देखें तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड क्यों होते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड इस वजह से होते हैं कि ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज। एरिथ्रोपोइसिस के दौरान जो आरबीसीज के सेल्स होते हैं, इसके अंदर हीमोग्लोबिन्स की प्रोडक्शन हो जाती है और हीमोग्लोबिन जब इसके अंदर लोड हो जाते हैं तो इसके सेल रप्चर हो जाते हैं। इस वजह से इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर सेल्स नहीं होते, ठीक है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन न्यूक्लिएटेड। 7 माइक्रोमीटर इन साइज, ठीक है। और इनके अंदर क्या हो जाते हैं? HB, विच इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन, ठीक है। 1 HB मॉलिक्यूल्स कैरी 4 ऑक्सीजन एट द टाइम, 4 HbO2, ठीक है। अगर हम बात करें आरबीसीज का काम क्या होते हैं, तो अगर हाइपोक्सिया क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को कौन नॉर्मल कर रहा होते हैं? आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज हमारे रेड बोन मेरो में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जो स्टेरनम हो गया, फीमर हो गया, ये सारे हमारे रेड बोन मेरो हैं और इसके अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। आरबीसीज के अंदर क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन होते हैं और हीमोग्लोबिन का मेजर काम क्या होते हैं? ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि गैसेस एक्सचेंज में मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं, वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक एंजाइम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम क्या होता है? कार्बोनिक लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड से और प्ले करता है रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर अभी हम इसके लाइफ टाइम देखें, ठीक है, कि लाइफ टाइम क्या है, तो अबाउट 120 डेज, 120 दिन बाद ये सेल्स क्या हो जाते हैं? फेगोसाइट हो जाते हैं। फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस क्या होता है? जो हमारे लीवर और स्प्लीन के जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं, वो सेल्स इन आरबीसीज को 120 डेज बाद डिस्ट्रॉय करके 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 हिस्से, एक आयरन और इसके अलावा एक हिस्सा बिलिरुबिन। आयरन कहाँ जाते हैं? आयरन दोबारा हमारे बॉडी के जो बोन मेरो होते हैं, बोन मेरो में दोबारा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जबकि बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन लीवर के जरिए जो बाइल डक्ट होते हैं, बाइल डक्ट के जरिए ये पास हो जाते हैं। कुछ बिलिरुबिन जो है यूरिन में पास हो जाते हैं और कुछ बिलिरुबिन जो है हमारे स्टूल में पास हो जाते हैं। तो लाइफ स्पेन क्या है? 120 डेज, ठीक है। सो दिस द स्पेन ऑफ 120 डेज। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है? अबाउट 70% जो है, 70% ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है आरबीसीज कर रही होती है, क्योंकि आरबीसीज के अंदर एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और उस प्रोटीन का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम क्या होता है?
कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। और इसकी साइज कितनी होती है, साइज जो है अबाउट 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। दिस इज साइज ऑफ आरबीसीज। अभी हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल्स विच इज आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात करेंगे। ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट इन लेस नंबर देन आरबीसीज। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं ये कम मिकदार में मौजूद होते हैं आरबीसीज के मुकाबले में, और ये इन्हें हम न्यूक्लिएटेड सेल्स भी कहते हैं क्योंकि इनके सेल्स में न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं। और अगर हम बात करें इनकी डेवलपमेंट की और इनकी जो डेवलपमेंट होती है कि कहाँ से ये सेल बनते हैं, ठीक है, तो ये सेल्स थाइमस में बनते हैं। इसके अलावा बोन मेरो के अलावा स्प्लीन एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। व्हाट इज लिम्फोइड ऑर्गन? लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस को प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स की। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ग्रेन्युलोसाइट्स, और सेकेंड इज ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। सिंपली मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, AC, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स? द डिफरेंस बिटवीन ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट इज द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑन देयर साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करें ग्रेन्युलोसाइट्स की, तो ग्रेन्युलोसाइट्स वो ब्लड सेल्स होते हैं, दीज आर द ब्लड सेल्स whose cytoplasm contains granules on their surface. These are the granules. While agranulocytes, these are the cells whose surface does not contain granules. ठीक है। अभी हम ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स के सेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल्स। एजिनोफिल्स, एंड बेजोफिल्स, ठीक है। तो ये सेल्स होते हैं, ये सेल्स मौजूद होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स में, ठीक है। इन सेल्स के साइटोप्लाज्म के जो इनके जो साइटोप्लाज्म है सेल्स के, यहाँ पर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, इस वजह से हम इन्हें ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स, एजनोफिल्स एंड बेजोफिल्स, ये तीन सेल्स जो होते हैं, ये तीन सेल्स मौजूद होते हैं। इसे न्यूट्रोफिल्स, एजनोफिल्स एंड बेजोफिल्स, इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। जबकि अगर हम बात करें एक ग्रेनुलोसाइट्स की, तो एक ग्रेनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स। फर्स्ट वन इज monocytes and second is lymphocytes, ठीक है। तो ये दो किस्म के सेल्स होते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ ब्लड।